साथियों, क्या आप जानते हैं कश्मीर की राजनीति में एक समय ऐसा भी आया था जब कई लोग मानते थे कि पर्दे के पीछे सबसे बड़ी रणनीति एक खुफिया अधिकारी तैयार कर रहा था। क्या आप जानते हैं एक समय ऐसा था जब अजीत डोभाल की पत्नी को भी नहीं पता था कि उनके घर में खाना खाने वाले लोग कौन हैं। क्या आप जानते हैं भारत के खुफिया अधिकारी ने विद्रोहियों के बीच महीनों बिताए और उनमें से कई को बिना गोली चलाए अपने पक्ष में कर लिया। साथियों, क्या आप जानते हैं एक भारतीय अधिकारी सालों तक पाकिस्तान में रहा और उसकी पहचान उजागर होने से सिर्फ कुछ सेकंड दूर था। क्या आप जानते हैं कि एक ऑपरेशन में वह आतंकवादियों के बीच बैठकर उनसे बातें कर रहा था जबकि बाहर सुरक्षा बल कार्रवाई की तैयारी कर रहे थे। और क्या आप जानते हैं जिस व्यक्ति को आज भारत का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कहा जाता है वह कभी 22 साल की उम्र में एक साधारण आईपीएस अधिकारी था। लेकिन सवाल यह है आखिर एक सामान्य परिवार का लड़का भारत के सबसे चर्चित खुफिया अधिकारियों में से एक कैसे बना। कैसे उसने दंगों को रोका, विद्रोहियों का भरोसा जीता, पाकिस्तान में रहकर खुफिया मिशन पूरे किए। कश्मीर की रणनीतियों से उसका नाम जोड़ा गया और देश के सबसे संवेदनशील ऑपरेशनों का हिस्सा बना। पीओके को लेकर जो भी विवाद चल रहा है उसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करने वाले। आज हम जानेंगे अजीत डोभाल की पूरी कहानी, शुरुआत से लेकर उन मिशनों तक जिन्होंने उन्हें भारत का सबसे चर्चित स्पाई मास्टर बना दिया। अजीत डोभाल का जन्म उनके पैतृक घर में हुआ। उनके पिता सेना में मेजर थे। उनकी मां उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हनुमान प्रसाद बहुगुणा की चचेरी बहन थी। पिता की सेना वाली नौकरी के चलते उनका ट्रांसफर राजस्थान हो गया, इसलिए अजीत ने अजमेर के इंडियन मिलिट्री बोर्डिंग स्कूल से पढ़ाई की। 1967 में आगरा विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में मास्टर्स की डिग्री ली और 1968 में पहली बार यूपीएससी देकर सफल हो गए। तब उनकी महज उम्र 22 साल थी। केरल के दंगे की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। केरल की जो कहानी थी, मिशन 1972 वाला, आईपीएस चुने जाने के बाद जब वो आईपीएस चुन गए, ट्रेनिंग हुई और वे केरल के कोट्टायम जिले में एएसपी बन गए। सबसे पहले स्टार्टिंग जो पहला उनका मिशन होने वाला है उसके बारे में देखिए। 28 दिसंबर 1971 को थलसेरी कन्नूर के नूरजहां होटल में किसी ने पहली मंजिला से जूता फेंक दिया, जिससे दो धार्मिक समुदायों में भयंकर दंगे हो गए। लोग एक दूसरे की दुकानें लूटने और जलाने लगे। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस वहां जाने से डरने लगी। तब कांग्रेस सरकार के गृह मंत्री के करुणाकरण ने किसी बहादुर अफसर की तलाश की। सीनियर्स ने अजीत डोभाल का नाम बता दिया, भाई अजीत डोभाल जी को बुलाओ। 2 जनवरी 1972 को डोभाल उस इलाके में पहुंचे जहां और अफसर जाने से कतराते थे। उन्होंने बिना लाठीचार्ज किए खुफिया तरीके से दोनों समुदाय के नेताओं से बात की, लूटा हुआ माल वापस दिलवाया और महज 1 हफ्ते के अंदर बिना किसी हिंसा के दंगे खत्म कर दिए। मास्टर स्ट्रेटेजी। पूर्व डीजीपी एलेक्जेंडर जेकब ने जब इसकी रिपोर्ट बनाई तो डोभाल की रणनीति की जमकर तारीफ हुई। यह खबर दिल्ली तक पहुंची और इंदिरा गांधी ने उन्हें 1972 के मध्य में दिल्ली बुलाकर आईवी की डायरेक्ट ऑपरेशन विंग में शामिल कर लिया। ठीक है जी। अब उनका एक और ऑपरेशन आता 1972-74 के बीच में, मिजोरम वाला ऑपरेशन। अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। दुश्मन के बेस में सेंध लगाना, ये पूरा ऑपरेशन क्या था। अब ये दिल्ली आ गए, आईवी में शामिल हो गए। तो आईवी में जैसे ही आए तो डोभाल की शादी हुई और उनके 2 बच्चे हो गए, विवेक और शौर्य। इसी दौरान मिजोरम, जो उस वक्त असम का हिस्सा था, सूखे के चलते 1.5 लाख रुपए मुआवजे की मांग कर रहे थे वहां के लोग। लाल डेंगा, वहां का एक आदमी था लाल डेंगा। लाल डेंगा ने एमएनएफ का मतलब होता है मिजो नेशनल फ्रंट बनाया लाल डेंगा ने, और असमिया भाषा के विवाद को लेकर हिंसा शुरू कर दी। उस भाई साहब ने भाषा को लेकर हिंसा शुरू कर दी। असम राइफल्स की 2 बटालियन जिनमें मिजो बहुमत था को खारिज कर दिया गया, जिसके 7 मुख्य कमांडर अपनी नौकरी गंवा कर लौटे और लाल डेंगा का साथ देने लगे। लाल डेंगा का एमएनएफ ने भारतीय झंडा उतारकर अपना झंडा लगा दिया और अलग मिजोरम देश की घोषणा कर दी। इस जटिल समस्या को सुलझाने के लिए अजीत डोभाल को एसआईवी का प्रमुख बनाकर भेजा गया। उन्होंने जासूसी शुरू की और पता लगाया कि लाल डेंगा की ताकत नहीं, लाल डेंगा की ताकत इन्हीं 7 कमांडरों से है, लेकिन इनकी आपस में बनती नहीं है। लाल डेंगा और इन 7 जो कमांडर आए थे उनकी। डोभाल म्यांमार के पहाड़ों में इन कमांडरों के बीच एक जासूस की तरह घुसे। उन्होंने धीरे धीरे सभी का विश्वास जीता, उनके साथ शराब पी और यहां तक कि घर बुलाकर सुअर के मांस की दावत दी। डोभाल की पत्नी को नहीं पता था कि वह आतंकियों के लिए खाना बना रही हैं। डोभाल ने उन्हें समझाया कि अगर भारत के साथ आ जाएंगे तो मिजोरम अलग राज्य बनेगा और उन्हें मंत्री पद मिलेगा, वरना सेना आकर सब खत्म कर देगी।
1972 से 1974 तक उन्होंने 6 कमांडरों को मना लिया। इससे लाल डेंगा कमजोर पड़ गया और उसे भारत से शांति वार्ता करनी पड़ी। देखा ये ऑपरेशन। बाद में मिजोरम अलग राज्य बना और लाल डेंगा उसके पहले सीएम भी बने थे। अब आता है सिक्किम का जो विलय हुआ था, अब उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। सिक्किम विलय, राजा और सीआईए को मात कैसे दी थी 1975 में, जब डोवाल मिजोरम में थे। तभी सिक्किम के राजा पाल्डन थांडुप नामग्यलान ने अमेरिकी सीआईए एजेंट होकर जो अमेरिका की जो सीआईए है उसका एजेंट था होपको से शादी कर ली। होपकुप सिक्किम की रानी बन गई और सिक्किम अमेरिका के इशारों पर चलने लगा। कहानी देखना पूरी। इंदिरा गांधी ने रॉ चीफ RN काओ को योजना बनाकर भेजा। काओ ने तय किया कि राजा को कमजोर करने के लिए स्थानीय पार्टियों को मजबूत किया जाए। यह जिम्मेदारी अजीत डोभाल को मिली। डोभाल ने सिक्किम नेशनल कांग्रेस के नेता काजी दौरजी से संपर्क किया और उन्हें पूरा आर्थिक व राजनीतिक सपोर्ट दिया। काजी ने जनता का समर्थन जुटाया, राजा पर दबाव बनाकर चुनाव करवाई और सिक्किम के प्रधानमंत्री बन गए। क्योंकि तब सिक्किम भारत में मर्ज नहीं हुआ था। कुछ दिनों बाद काजी ने इंदिरा को पत्र लिखकर मदद मांगी। भारत ने सेना भेजी, राजा और उनके पैलेस को कब्जे में ले लिया और जनमत संग्रह करवाया, जिसमें से 97% लोगों ने भारत के साथ विलय के पक्ष में वोट दिया। 16 मई 1975 को 36वें संशोधन के जरिए सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना और काजी दौरजी सीएम बने, जबकि सीआईए एजेंट होप कुक ने राजा को तलाक देकर अमेरिका वापस जा बैठे। बात समझ में आ गई। एक ये इन्होंने ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया। अब इनका एक और आता है, दुश्मन के घर में 7 साल अंडर कवर स्पाई। अब इसको समझ लो। आपने धुरंधर मूवी तो देखी होगी, उसके बारे में 1974 से 80 का जो दशक है, 5 से 6 साल का जो टाइम पीरियड रहा है। मिजोरम सिक्किम के कारनामों के लिए अजीत डोभाल को 14 साल की सेवा के बजाय महज 7 साल में ही राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। अब भारत ने परमाणु परीक्षण 1974 कर लिया था, जिसके बाद पाकिस्तान भी फ्रांस और चीन की मदद से परमाणु परीक्षण की तैयारी करने लगा। फ्रांस तो पीछे हट गया, लेकिन चीन ने साथ दिया और पाकिस्तानी अफसर उत्तर कोरिया भी जाने लगे। इंदिरा गांधी ने डोभाल को पाकिस्तान इस्लामाबाद में भारतीय दूतावास में प्रथम सचिव बनाकर भेजा। डोभाल 6-7 साल पाकिस्तान में रहे। कहूटा में परमाणु कार्यक्रम की जासूसी के लिए वे भिखारी के भेष में घूमे। नाई की दुकान से बाल इकट्ठा करके भारत भेजने और पाकिस्तान की लैब में अपना आदमी बिठाने वाले ऑपरेशन में भी वे शामिल थे। धुरंधर मूवी के सीन याद हैं, वो रियल हैं, आप उनको थोड़ा सा एक बार और देखिएगा। इस दौरान वे 2 बार पकड़े गए। एक बार किसी ने उनके कान की बाली के बारे में पूछा, दूसरी बार कव्वाली के दौरान किसी ने कहा कि तुम्हारी नकली दाढ़ी ढीली पड़ रही है, लेकिन दोनों बार वे बच निकले। अब आता है आपका ऑपरेशन ब्लैक थंडर 1988 वाला, इसे भी देख लीजिएगा। यह स्वर्ण मंदिर वाला ऑपरेशन था। ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 के बाद 1988 में खालिस्तानी आतंकी खालिस्तान कमांडो फोर्स भिंडरवाले टाइगर फोर्स बब्बर खलास फिर से स्वर्ण मंदिर के कमरा नंबर 14 में घुस बैठे। इस बार राजीव गांधी ने साफ कहा कि अंदर जाकर हमला नहीं करना है। तब डोभाल को पाकिस्तान से वापस बुलाया गया और केपीएस गिल के साथ मिलकर उन्होंने ऑपरेशन ब्लैक थंडर चलाया। डोभाल ने रिक्शा चालक का भेष बनाकर स्वर्ण मंदिर के आसपास जानकारी जुटाई, फिर अंदर घुसकर आतंकियों को बताया कि वह पाकिस्तानी आईएसआई से मदद लेकर आया है। उनका विश्वास जीतने के बाद उन्होंने अंदर की सभी पोजीशंस का नक्शा बनाया, फिर एनएसजी कमांडो को बुलाया और पानी बिजली काट दी, क्योंकि अंदर भयंकर गर्मी थी। 15 मई को जैसे ही आतंकी कमांडर जागीर सिंह पानी पीने बाहर निकला, स्नाइपर ने उसे मार गिराया। नेता मरने, पानी बिजली न होने और डोभाल के बार बार अंदर बाहर जाकर समझाने के बाद 18 मई 1988 को सभी आतंकियों ने बिना किसी गोलाबारी के आत्मसमर्पण कर दिया। अगर उन्हें डोभाल पर शक होता तो उनकी जान जाती, लेकिन उन्होंने ये जोखिम उठाया और ऑपरेशन सफल रहा। अब आता है आपका लंदन पोस्टिंग IC 1814 जो अपहरण हुआ था 1992 से 1999 का टाइम पीरियड है। इस सफलता के बाद 1992 में डोभाल को लंदन के दूतावास में भेजा गया था साथियों। यहां थोड़ा सा देख लीजिएगा। वहां उन्होंने कई गुप्त ऑपरेशंस में भारत की मदद की। 1998 में भारत में बीजेपी की सरकार बनी। एक साल बाद 24 दिसंबर 1999
को इंडियन एयरलाइंस की IC 814 उड़ान नेपाल के काठमांडू से दिल्ली के लिए रवाना हुई, जिसमें 170 से 180 यात्री थे। जैसे ही यह विमान भारतीय हवाई क्षेत्र में दाखिल हुआ, हरकत अल मुजाहिदीन के 5 पाकिस्तानी आतंकियों ने इसका अपहरण कर लिया। पायलट कैप्टन देवी शरण को ईंधन भरने के बहाने अमृतसर ले जाया गया, लेकिन भारत सरकार ने वहां उतरने से मना कर दिया। फिर लाहौर और दुबई में रिफ्यूलिंग करवाकर आखिरकार विमान को तालिबान के कब्जे वाले कंधार अफगानिस्तान ले जाया गया। आतंकियों ने मांग रखी, भारतीय जेलों में बंद 3 बड़े आतंकवादियों मसूद अजहर, अहमद उमर, शहीद शेख मुश्ताक अहमद जरागर को रिहा किया जाए। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार पर भारी दबाव था। तब अजीत डोभाल, जो आईबी के संयुक्त निदेशक थे, अजीत डोभाल को बुलाया गया। डोभाल ने तालिबान से कड़ी गुप्त बातचीत की और साथ ही बंधकों को छुड़ाने के लिए एक कमांडो रेस्क्यू प्लान भी तैयार किया। वह चाहते थे कि आतंकियों की कोई मांग न मानी जाए और सर्जिकल स्ट्राइक करके बंधकों को निकाला जाए, मगर सरकार के सामने राजनीतिक मजबूरियां इतनी भरी थी कि उनका यह प्लान सफल न हो सका और सरकार को झुकना पड़ा। भारत ने इन तीनों आतंकियों को रिहा कर दिया और बदले में सभी बंधक सुरक्षित वापस आ गए। हालांकि इस घटना ने डोभाल के मन में ये बात और पुख्ता कर दी कि आतंकियों से कभी समझौता नहीं करना चाहिए, एक सिद्धांत जिन्होंने बाद में NSA राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाकर पूरी ताकत से लागू किया। ये थी अजीत डोभाल की जिंदगी के कुछ सबसे चर्चित और जोखिम भरे पल, जिन्होंने उन्हें भारत के सबसे दिग्गज स्पाई मास्टर का दर्जा दिया। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट में जरूर राय दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।